सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बायोलॉजी बाय आदि सर। कल के क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन और ये आपके बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 है ना। हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस तक पूरा कवर कर लिया था और अब हम लोग उसके आगे मेंस्ट्रुअल साइकिल से आज का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बट आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले दो बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात कि बेटा हम लोग जो लाइव स्ट्रीम में क्लास कर रहे हैं उसमें मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं आपका भी थोड़ा टाइम वेस्ट कर दे रहा हूँ और आप आगे के टॉपिक्स को जल्दी जल्दी कवर नहीं कर पा रहे हो। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आज के बाद जितने भी वीडियोस हों या जितने भी चैप्टर्स हम लोग एग्जाम से पहले कवर कर पाएँ, वो सारे वीडियोस मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में ही आपको दे दूँ। रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देने से ये फ़ायदा होगा कि आप लोग चाहो तो आगे के टॉपिक्स अगर आपको डिफिकल्ट लगते हैं तो आप आगे के टॉपिक्स एक साथ देख सकते हो, या फिर आप जितने भी टॉपिक्स अभी तक कवर किए हैं उसको 2x स्पीड पे देख सकते हो, है ना। क्योंकि आपका टाइम अभी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम से पहले आपको इस सारे चैप्टर्स को कवर करना है। इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हो, है ना। मैं ये ध्यान रखूंगा कि आपको रेगुलरली अपडेटेड वीडियो मिलता रहे। हर एक चैप्टर हम लोग कोशिश करें, जितना भी मेजॉरिटी चैप्टर हो सके हम लोग इस सीरीज में कवर करने का कोशिश करेंगे। एक बात की गारंटी है कि जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं या वो चैप्टर जिनसे आपको डर लगता है, वो सारे चैप्टर्स मैं जरूर इस सीरीज में कवर करवाने का पूरा पूरा कोशिश करूंगा। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक से जिस टॉपिक को हम लोगों ने उस दिन छोड़ा था। कहाँ से? मेंस्ट्रुअल साइकिल से। क्लियर है? तो आ जाओ, ध्यान से देखो। हम लोग स्टार्ट तो करने वाले मेंस्ट्रुअल साइकिल, बट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट करने से पहले हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? वापस से थोड़ा सा oogenesis को एक बार देखते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, इन सारे टॉपिक्स को एक बार और अच्छे से देख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, ध्यान से देखो बेटा, मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपको याद हो तो oogenesis जो हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है, oogenesis जो हम लोग कवर कर रहे थे, इसमें हम लोग क्या क्या स्टार्ट किए थे कि सर उगोनिया था, उगोनिया था, इससे डिवीजन होकर के बना था प्राइमरी oocyte, इससे डिवीजन होकर के बनेगा सेकेंडरी oocyte, इसके बाद आएगा ओवम। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, मैं तुमको बताया था कि ये जो स्टेज है ये कब स्टार्ट होता है? फीटस, फीटस के समय में ये स्टार्ट हो जाता है एंड देन प्राइमरी oocyte का फॉर्मेशन होता है। बट जब प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होना होता है, ये जो डिवीजन है ये बीच में रुक जाता है। कौन से स्टेज में रुकता है? मियोसिस के फर्स्ट स्टेज में। क्लियर है? अगर आपको नाम याद होगा तो प्रोफेज, एंड प्रोफेज में भी आपको मैं बताया था किस स्टेज में, डिप्लोटीन में ये जाकर के रुकता है। क्लियर है? फिर यहाँ से जब ये फीटल स्टेज में जाकर के रुकता है, फीटस स्टेज के बाद यहाँ से जब ये कंटिन्यू होगा, कब कंटिन्यू होगा? तो याद करो, कंटिन्यू ये होता है बाबू प्यूबर्टी के समय में। क्लियर है? एंड प्यूबर्टी के समय में कंप्लीट होकर के ये क्या करेगा, क्या बना लेगा? सेकेंडरी oocyte। अब सेकेंडरी oocyte से जो ओवम का डिवीजन है वो भी कंप्लीट नहीं होता, ये भी बीच में रुक जाता है। अब ये बीच में कब तक रुके रहता है? तो ये रुके रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ध्यान से देखना क्या बोल रहा हूँ मैं, एंट्री ऑफ स्पर्म। जब तक स्पर्म का एंट्री नहीं होगा तब तक ये ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा। क्लियर है? तो याद रखो, सबसे पहले था उगोनिया, उगोनिया से आया प्राइमरी oocyte, देन आया सेकेंडरी oocyte, देन आया ओवम। अब ये तो हम लोग oogenesis को देख लिए, बट आज के क्लास में जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो क्या है? वो है आपका फॉलिकल डेवलपमेंट। क्लियर है? तो फॉलिकल डेवलपमेंट एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है? फॉलिकल डेवलपमेंट, ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखते हैं। फॉलिकल डेवलपमेंट में सबसे पहले हमको समझना है कि प्राइमरी फॉलिकल क्या होता है। प्राइमरी फॉलिकल, देखो, प्राइमरी फॉलिकल के लिए इतना समझ जाओ कि जो सपोज कर लो कि ये तुम्हारा प्राइमरी oocyte है। क्लियर है? अब अगर ये प्राइमरी oocyte है, ये तुम्हारा एक सेल है जो कि जिसको तुम बोल रहे हो प्राइमरी oocyte, ठीक बात है। प्राइमरी oocyte के सेल के बाहर जब एक लेयर का डेवलपमेंट होता है, एक लेयर का फॉर्मेशन होता है, क्लियर है, ये एक लेयर ऐसे बन गया, तो ये जो लेयर है ये किसका लेयर है? तो ये एक लेयर है ग्रेन्युलोसा सेल का, ठीक बात है। ग्रेन्युलोसा सेल का जब एक लेयर प्राइमरी oocyte के अराउंड बनता है, तो इससे बनने वाले इस पूरे स्ट्रक्चर को, ये जो आपका पूरा स्ट्रक्चर बना, इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं? प्राइमरी फॉलिकल। क्लियर है? अभी यहाँ तक दिमाग में जा रहा है? ठीक है। देन प्राइमरी फॉलिकल से किस चीज का डेवलपमेंट होगा? अगेन मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान से देखो। प्राइमरी फॉलिकल से डेवलपमेंट होता है बेटा सेकेंडरी फॉलिकल का, ठीक है। मैं नहीं चाहता कि आप बिल्कुल भी आगे के टॉपिक में कंफ्यूज हो, इसलिए मैं इस चीज को पहले ही कवर कर दे रहा हूँ। सेकेंडरी फॉलिकल में क्या होता है कि सेम ऐसे ही जो प्राइमरी oocyte है, ये प्राइमरी oocyte वैसे का वैसा ही है, इसमें धीरे धीरे डिवीजन चालू होता है और इसके बाहर जो ये ग्रेन्युलोसा सेल के लेयर्स आए थे ना, ये लेयर्स क्या होते हैं? बढ़ते जाते हैं। पहले एक लेयर था, फिर एक लेयर और आएगा, ऐसे लेयर्स बढ़ते जाते हैं। और जब ये लेयर्स बढ़ते हैं तो इसी को तुम लोग आगे जाके क्या बोल देते हो? सेकेंडरी फॉलिकल। क्लियर है? और यही सेकेंडरी फॉलिकल देन आगे जाके डेवलप होता है किसमें? टर्शियरी फॉलिकल। टर्शियरी फॉलिकल, समझ में आ रहा है? एंड देन टर्शियरी फॉलिकल के डेवलपमेंट से बनता है सबसे मैच्योर क्या चीज? ग्राफियन फॉलिकल। क्लियर है? यहां तक दिमाग में बात गया? ठीक है।
तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल एंड देन हम लोगों ने पढ़ा ग्राफियन फॉलिकल। ग्राफियन फॉलिकल में क्या होता है उस चीज को थोड़ा समझने के लिए क्या बताना चाहूंगा, तो ध्यान से देखो। ग्राफियन फॉलिकल में जब ये डेवलपमेंट हो रहा होता है, इसी बीच ये जो आपका प्राइमरी oocyte है ये डिवाइड हो जाता है, और डिवाइड होकर के ये क्या बनाएगा, तो अभी मैं आपको बताया था, यहाँ पे देखो प्राइमरी oocyte के डिवीजन से क्या बनता है, मैं अभी आपको क्या समझाया, यहाँ था आपका प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte के डिवीजन से क्या बना था आपका सेकेंडरी oocyte, यही सेकेंडरी oocyte इसी ग्राफियन फॉलिकल में कुछ इस तरीके से डेवलप होकर के रहेगा टर्शियरी फॉलिकल में। ध्यान से देखो, ये जो आपका प्राइमरी oocyte था, ये प्राइमरी oocyte डिवाइड होगा और डिवाइड होकर के नया सेल बनेगा, और ये जो नया सेल बना है दिस न्यू सेल इज सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। क्लियर, यहां तक दिमाग में आपके बात चला गया है, ठीक है। तो प्राइमरी oocyte से वो किसमें कन्वर्ट हो चुका है, सेकेंडरी oocyte, बट क्या अभी भी उसके अराउंड लेयर है, बिल्कुल अभी भी उसके अराउंड लेयर्स बनेंगे, ये इस तरीके से लेयर उसके अराउंड अभी भी मौजूद है। एंड देन जब यहाँ पर स्पर्म का एंट्री होगा, क्लियर बात है, अगर यहाँ पर स्पर्म आता है, क्लियर है, तब जा करके ये सेल डिवाइड होगा, और ये सेल डिवाइड होकर क्या बनाएगा, ओवम बनाएगा। अभी तक ओवम का फॉर्मेशन हुआ नहीं है, और यही ओवम का फॉर्मेशन होता है किसके थ्रू होगा, ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक का बात आपको, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से, ग्राफियन फॉलिकल के रप्चर होने से रिलीज होगा, कौन रिलीज होगा, ओवम। यहाँ तक का बात क्लियर है, अगर यहाँ तक का बात क्लियर है तो जल्दी अब फटाफट आ जाओ, अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं किस टॉपिक को, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ध्यान से देखो, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में क्या बता रहा है, ये रिप्रोडक्टिव साइकिल है किसमें, फीमेल प्राइमेट्स में, और इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या वर्ड, प्राइमेट्स। अगर फीमेल प्राइमेट है तो इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, पर वही क्वेश्चन आ गया, अगर सपोज कर लो पूछ दिया फीमेल नॉन प्राइमेट्स, तो याद रखना है कि फीमेल नॉन प्राइमेट्स में इसी साइकिल को क्या बोला जाता है, स्ट्रेस साइकिल, स्ट्रेस साइकिल। क्लियर, यहां तक का दिमाग में बात चला गया, ठीक है। आगे आओ, अब क्या बोल रहा है, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन बिगिंस एट प्यूबर्टी, अभी पढ़ा करके आए थे, है ना, एंड इट इज कॉल्ड मेनार्क। जब फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा इसको बोला जाएगा मेनार्क, एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल रिपीटेड एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ, कितना इंटरवल है, 28 से 29 डेज, इसीलिए इसको बोला जाता है मंथली, एक मंथली साइकिल है। क्लियर है, दिमाग में जा रहा है, ठीक है। एन ओवम इज रिलीज्ड इन द मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल, हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडिल में रिलीज होगा। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल टोटल कितने डेज का है, 28 डेज का है ना, तो याद रखो मिड क्या होगा, 14th डे, तो 14th डे पे कौन रिलीज होगा, ओवम रिलीज होगा। ठीक बात है, यहाँ तक समझ में आ रहा है बात है। चल अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस से। मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस कौन कौन से हैं, तो मैं क्या बताया, मेंस्ट्रुअल साइकिल को टोटल हम लोग कितने फेजेस में डिवाइड करेंगे, 4 फेजेस। 4 फेज कौन कौन से हैं, एक है मेंस्ट्रुअल फेज, मेंस्ट्रुअल फेज, देन सेकंड आएगा आपका फॉलिक्यूलर फेज, फॉलिक्यूलर फेज, थर्ड आता है आपका बेटा ओव्यूलेटरी फेज, ओव्यूलेटरी फेज, एंड फोर्थ आएगा बेटा आपका कौन सा, ल्यूटियल फेज। क्लियर है, हमको इन चारों फेजेस को एक एक करके पढ़ना है, हमको देखना है कि इन चारों फेजेस में क्या क्या होता है, और हमको ये भी देखना है कि इन चारों फेजेस में कौन कौन से हार्मोन क्या काम करते हैं। क्लियर है, और वो हार्मोन सिक्रीट कहाँ से होते हैं। ठीक है, तो आगे आ जाओ, ध्यान ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट फेज हमारा कौन सा है, मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज में क्या होगा, तो पहले ही बता दिया फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, और मेंस्ट्रुअल फ्लो स्टार्ट होता है। तो मेंस्ट्रुअल फ्लो क्या चीज है, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो एक्चुअली में क्या है, मैं आपको पढ़ाया था, याद करो कि ये जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इसमें सबसे अंदर में जो लेयर है, ये कौन सा लेयर है, ये आपका एंडोमेट्रियम का लेयर। ये एंडोमेट्रियम का लेयर अगर स्पर्म से एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो ये एंडोमेट्रियम का लेयर रप्चर हो जाएगा, और जब ये एंडोमेट्रियम का लेयर रप्चर होगा तो ये एंडोमेट्रियम का लेयर टूटेगा, और जब ये एंडोमेट्रियम का लेयर टूटेगा तो उसमें ब्लड वेजल्स भी टूटते हैं, और जो अनफर्टिलाइज्ड एग है उसको बॉडी से बाहर निकालना है। क्लियर बात है, तो यही चीज तुमको यहाँ बता रहा है कि ये लास्ट कितने दिन आएगा, 3 से 5 दिन। क्लियर है, ब्रेक डाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग, जो कि मैं अभी तुमको यहाँ पर समझा करके आया, एंड ब्लड वेजल्स, दोनों ही चीजें ब्रेक हो जाएंगी। म्यूकस एंड ब्लड कम्स आउट थ्रू वेजाइना। क्लियर है, तो दोनों ही चीजें म्यूकस एज वेल एज ब्लड दोनों के दोनों वेजाइना से बाहर आएंगे, एंड इट ऑकर्स ओनली व्हेन ओवम रिलीज्ड बट नो फर्टिलाइजेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओवम का रिलीज तो हुआ, क्यों, क्योंकि ओवम कौन से डे में रिलीज हो गया था, 14th डे, है ना, लास्ट मंथ के। एंड देन अगर वो एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो अगले मंथ के स्टार्टिंग में शुरू के 3 to 5 डेज में उस अनफर्टिलाइज एग को बॉडी से बाहर निकालना है। तो लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज द इंडिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी, है ना, कि मेंस्ट्रुएशन अगर नहीं आ रहा है, अगर पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, तो दैट इज हो सकता है कि वो किसका इंडिकेशन हो, प्रेगनेंसी का इंडिकेशन हो। बट क्या हर बार ऐसा होगा, द आंसर इज नो। लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन कैन बी आल्सो बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। समझ में आ रहा है, या अगर कोई तुमने स्टेरॉइडल दवाइयां खाई है ना, तो भी ऐसा हो सकता है। क्लियर है, यहाँ तक का बात अभी यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। आगे आओ,
अगला जो हमारा फेज है वो कौन सा फेज है, फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज को हम लोग कैसे समझेंगे, तो अगला शुरू में अभी ध्यान से देखना, मैं तुमको इसको विद डायग्राम भी समझाने वाला हूँ। देखो ध्यान से, ये रहा डायग्राम आपका, है ना। हम लोग अगर इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो तुम इसको ध्यान से देखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो शुरू के 3 to 5 डेज में मेंस्ट्रुएशन, देन आपका 13th 14th डे तक कौन सा आता है, फॉलिक्यूलर। 14th डे पे जब ओव्यूलेशन होगा, इसी को बोला जाता है ओव्यूलेटरी फेज, एंड देन यहाँ से कंटिन्यू होता है क्या चीज, ल्यूटियल फेज। हम लोग इस डायग्राम को भी अभी कवर करने वाले हैं, बट डायग्राम कवर करने से पहले टॉपिक्स को रिवाइज कर लेते हैं। देखो फॉलिक्यूलर फेज में क्या होगा, तो देखो मेंस्ट्रुअल फेज फॉलोड बाय, कौन सा फॉलोड होगा, फॉलिक्यूलर फेज। प्राइमरी फॉलिकल बिकम्स ग्राफियन फॉलिकल। अब याद करो, ये मैं अभी पढ़ा करके आया हूँ, क्या आप प्राइमरी फॉलिकल से, याद है ना, प्राइमरी फॉलिकल, फिर इससे क्या बनेगा, सेकेंडरी फॉलिकल, इससे क्या बनेगा, टर्शियरी फॉलिकल, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट बनता है ग्राफियन फॉलिकल। समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक का बात, ठीक है। एंड रीजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा, किस चीज का रीजनरेशन, कौन टूटा था, एंडोमेट्रियम, याद है ना। तो एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन एंड प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब ग्रोथ, ठीक है, स्टार्ट हो जाएगा किसका, एंडोमेट्रियम का। देन LH एंड FSH लेवल इंक्रीजेस ग्रेजुअली इन फॉलिक्यूलर फेज, किसका, दो हार्मोन सबसे इंपॉर्टेंट, कौन कौन से दो, LH और FSH। अब अगर तुमको याद होगा तो ये दोनों ही हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीट किए गए थे, पिट्यूटरी, याद रखना है, याद है कल का क्लास क्या बोला था, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस दादा, देन उसके अंदर आया था पिट्यूटरी बाप, एंड देन उसके अंदर में अलग अलग हार्मोन्स काम करेंगे ग्लैंड्स के थ्रू। क्लियर है, आ गया लेवल ऑफ, अब यहाँ देखो क्या आ गया, एस्ट्रोजन इंक्रीजेस एज इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम, किससे सिक्रीट होगा ये, ग्रोइंग फॉलिकल। तो जो भी फॉलिकल्स ग्रो हुए हैं वो फॉलिकल्स ही क्या सिक्रीट करना चालू कर देंगे, एस्ट्रोजन। एंड इट लास्ट फॉर, कब तक चलेगा ये, 5 to 13 डेज। क्यों, 3 से 5 डेज तक तो कौन सा फेज था, मेंस्ट्रुअल फेज। देन अब 5 से 13th डे तक कौन सा रहेगा, फॉलिक्यूलर फेज। देन 14th डे पे कौन सा रहेगा, ओव्यूलेटरी फेज। एंड देन 14 से आगे जब भी कंटिन्यू होगा तो कौन सा फेज आएगा, ल्यूटियल फेज। क्लियर है यहाँ तक का बात, आ गया। ओव्यूलेटरी फेज बिल्कुल एक छोटा सा पर डे, एक दिन के हिसाब से तुम समझ सकते हो कि कौन सा है ये 14th डे का बात कर रहा है ना। और कई बार इसको बोला जाता है मिड साइकिल, तो ये भी याद रखना कि मिड साइकिल क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि साइकिल ही 28 डेज का है, उसका मिड कब आएगा, 14th डे पे। क्लियर है, आ गया। FSH एंड LH अटेन पीक लेवल इन दिस पीरियड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। और LH जब अपना पीक अटेन करता है तो इसी को बोला जाता है LH सर्ज, जो कि तुमको अगले लाइन में दिखेगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना LH सर्ज। दिस इज कॉल्ड LH सर्ज विच इंड्यूसेस, क्या हुआ, अब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या LH जो है इसी के इंड्यूस होने के कारण, या इसका जो लेवल इंक्रीज हुआ है वो इंड्यूस करता है किस चीज को, रप्चर, किस चीज को रप्चर करेगा ये, ग्राफियन फॉलिकल को, टू रिलीज द ओवम। अब ओवम जो उसके अंदर बन रहा था, पहले प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte फिर ओवम, तो ओवम जो बना है उसको वो क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। एंड इसी प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ओव्यूलेशन। क्लियर है, तो याद हो जाएगा ओव्यूलेटरी फेज। अगले फेज में आ जाओ, अगला फेज कौन सा है बेटा, अगला फेज है ल्यूटियल। ल्यूटियल फेज क्या बोल रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, कौन सा रिमेनिंग पार्ट, देखो ध्यान से, आ जाओ डायग्राम देखो, ये देखो ये वाला डायग्राम देखो, यहां से जो तुमको ये ग्रोथ दिख रहा है, ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ दिख रहा है, ये ग्रोथ दिख रहा है, ये सब क्या है, ग्राफियन फॉलिकल ही तो है, मैच्योर फॉलिकल देखो लिखा हुआ है। क्लियर है, मैं उसको और जूम कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। देखो ये जो आपको पूरा ग्रोथ दिख रहा है ना सेल के अलावा, ये है आपका ओवम, ये ओवम है। बट इस ओवम के अलावा ये जो एक्स्ट्रा ग्रोथ है ना, इस पूरे एक्स्ट्रा ग्रोथ को हम लोग क्या बोल रहे हैं, ग्राफियन फॉलिकल ही तो है वो। अब देखो यहाँ पर से, यहाँ देखो, अगर तुमको ये कलर नहीं समझ में आ रहा है, मैं कलर चेंज करके समझा देता हूँ। देखो ये जो पूरा हिस्सा तुमको दिख रहा है ना, ये है ओव्यूलेशन के बाद ओवम रिलीज होने का हिस्सा। तो ओवम तो रिलीज हो गया, लेकिन ओवम के रिलीज होने के बाद ये जो पूरा हिस्सा बचा है, ये पूरा हिस्सा, ये पूरा हिस्सा क्या है, ग्राफियन फॉलिकल ही तो है। लेकिन ये ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम में। कब, जब ल्यूटियल फेज आएगा। अब वर्ड को कनेक्ट करो, कॉर्पस ल्यूटियम एंड ल्यूटियल फेज। क्लियर है, वर्ड को समझो, ल्यूटियम ल्यूटियल ऐसे याद करो। तो जब कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हुआ उसी समय से ल्यूटियल फेज का स्टार्टिंग हो गया। क्लियर बात है अभी यहाँ तक का बात, चलो आगे आ जाओ। देखो क्या बोल रहा है, तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का जो रिमेनिंग पार्ट है वो ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। एंड कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूसेस लार्ज अमाउंट ऑफ, ये सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन, कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन। क्यों, क्योंकि भाई अगर ओव्यूलेशन हुआ है तो वो ओवम जो है वो वेट कर रहा है, किसका वेट कर रहा है, स्पर्म का। स्पर्म का एंट्री हुआ होगा तभी तो ओवम रिलीज हुआ होगा। अब पूरा बॉडी जो है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो ये मान के चल रहा है, क्या मान के चल रहा है, कि फर्टिलाइजेशन होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर एंडोमेट्रियम को वापस से उतना थिक, उतना स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि फर्टिलाइजेशन के बाद वो इम्प्लांटेशन में हेल्प कर सके। क्लियर बात है यहाँ तक। उसी चीज के लिए यहाँ पर जो हार्मोन सिक्रेट किया जा रहा है वो हार्मोन कौन सा है, प्रोजेस्टेरॉन। क्लियर है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन्स द यूट्राइन एंडोमेट्रियम एंड प्रिपेयर्स इट फॉर इम्प्लांटेशन। यही चीज मैं बता रहा हूँ अभी, क्या कि वो इम्प्लांटेशन के लिए उसको रेडी करेगा।
थिकनेस ऑफ यूट्राइन एंडोमेट्रियम इंक्रीजेस इन मैनी फोल्ड्स। क्यों इंक्रीज हुआ? क्यों? बिकॉज ऑफ प्रोजेस्टेरॉन ड्यू टू प्रोलिफरेशन। इफ देयर इज फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होगा? कॉर्पस ल्यूटियम ग्रोज फर्दर, कॉर्पस ल्यूटियम और ग्रो होगा। क्यों ग्रो होगा भाई? क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम ही तो वो आदमी है जो क्या सीक्रेट कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। बिना प्रोजेस्टेरॉन के तो काम नहीं होना। इसीलिए अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो कॉर्पस ल्यूटियम ग्रो होता जाएगा एंड प्रेगनेंसी कंटिन्यूज, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप, उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट्स। समझ में आ रहा है? वो धीरे धीरे डीजेनरेट होता जाएगा, कॉर्पस ल्यूटियम देन कॉर्पस अल्बिकेंस, और धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? डीजेनरेट हो जाएगा। डिसइंटीग्रेशन चालू हो जाएगा। किसका डिसइंटीग्रेशन? एंडोमेट्रियम का। क्यों? क्योंकि एंडोमेट्रियम को बनाया ही क्यों जा रहा था? इम्प्लांटेशन के लिए। जब इम्प्लांटेशन हुआ ही नहीं तो फिर क्या होगा? नेक्स्ट साइकिल अगेन स्टार्ट होगा, और नेक्स्ट साइकिल अगेन स्टार्ट होने के लिए जो एंडोमेट्रियम बना है वो एंडोमेट्रियम फिर से टूटेगा। क्यों? क्योंकि ओवम जो अनफर्टिलाइज्ड है उसको हमको फिर से बॉडी से क्या करना है? बाहर। क्लियर है यहाँ तक? तो लीडिंग टू मेंस्ट्रुएशन, यहाँ तक दिमाग में बात गया। तो मेंस्ट्रुएशन के टोटल कितने फेजेस हम लोगों ने देखे? 4 फेज। कौन कौन से 4 फेज? मेंस्ट्रुअल फेज, देन फॉलिकुलर फेज, देन ओव्यूलेटरी फेज एंड देन ल्यूटियल फेज। क्लियर बात है यहाँ तक का बात? अब देखो यहाँ पे लास्ट लाइन और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन याद करो कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पहली बार स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेनार्क। बट मेंस्ट्रुअल साइकिल सीजेस अराउंड कब तक, कब सीज हो जाएगा? ये 50 इयर्स ऑफ एज एंड दैट इज कॉल्ड मेनोपॉज। क्लियर? यहाँ तक का दिमाग में चला गया बात? आ गया। ये है उस चीज का डायग्राम, पूरे मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये डायग्राम है जिसमें तुमको कुछ कुछ चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना होता है। ये तुम्हारे एनसीईआरटी का ही डायग्राम है। अगर तुम इस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो तुमको समझ में आएगा। क्या समझ में आ रहा है? बहुत ध्यान ध्यान से देखो। सबसे पहले यहाँ देखो, यहाँ पे तुमको पिट्यूटरी के हार्मोन के लेवल्स दिखाई देंगे। यहाँ पे तुमको दिखेगा कि जब मेंस्ट्रुअल फेज था, जब स्टार्टिंग का फेज था, तो दोनों हार्मोन अपने स्लो स्टार्ट किए, है ना। लेकिन जैसे जैसे ही हम लोग ओव्यूलेशन की ओर बढ़े, ये देखो यहाँ ओव्यूलेशन है, दोनों हार्मोन अपने पीक पे चले गए। कौन दोनों हार्मोन पीक पे चले गए? तुम्हारा एफएसएच भी पीक पे जा रहा है और एलएच भी क्या पे जा रहा है? पीक पे जा रहा है। और याद होगा तो इसी चीज को मैं क्या बताया था? एलएच सर्ज। क्लियर बात है? अब ये तो हुआ हार्मोन का बात जो कि एफएसएच एलएच था। बट क्या सिर्फ यही दोनों हार्मोन काम करते हैं? नहीं, ये दोनों तो पिट्यूटरी के हार्मोन है बेटा। इनके अलावा और कौन काम कर रहा है? ओवरी के हार्मोन। ओवरी के कौन कौन से 2 हार्मोन है? एक है एस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। अब एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू में। क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्वेश्चन आ सकता है कि ओव्यूलेशन के समय में कौन सा ऐसा हार्मोन है जो कि अपने पीक पे नहीं है? तो कौन सा हार्मोन पीक पे नहीं है? तो देखो एलएच पीक पे है, एफएसएच पीक पे है, यहाँ देखो एस्ट्रोजन पीक पे है। कौन नहीं है पीक पे? कौन नहीं है? प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन कभी भी अपने पीक पे जाता ही नहीं। क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन का ओव्यूलेशन से कोई लेना देना ही नहीं है। प्रोजेस्टेरॉन किस चीज के लिए हेल्प कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन हेल्प्स इन एंडोमेट्रियम ग्रोथ। बात समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक का बात? क्लियर है? आगे आ जाओ। देखो अगला टॉपिक जो हमारे लिए है वो क्या है? फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। ध्यान से देखो, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? तो सिंपल बात है, फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सिंपल बात यही है। तो पढ़ो, ड्यूरिंग कपुलेशन या कोइटस सीमेन इज रिलीज्ड बाय द पेनिस इनटू द वेजाइना एंड इट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। समझ में आ रहा है? मोटाइल स्पर्म स्विम रैपिडली। क्यों? याद है तुमको वो लास्ट क्लास क्या बोला था मैं? 60% स्पर्म का क्या होना चाहिए? नॉर्मल शेप साइज होना चाहिए। नॉर्मल शेप एंड व्हाट साइज। बट 40% स्पर्म का क्या होना चाहिए? विग्रस मोटिलिटी होना चाहिए, कि वो बहुत तेजी से मूव करे ताकि वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जा पाए, है ना। वही चीज यहाँ लिखा है कि स्विम रैपिडली, बहुत तेजी से मूव करते हैं, पास थ्रू द सर्विक्स, यूट्रस एंड फाइनली रीच द जंक्शन ऑफ स्टमस एंड एम्पुला। क्लियर है? अब फर्टिलाइजेशन का पहले प्रीवियस एनसीईआरटी में क्या था? यही सेम चीज लिखा हुआ था कि एम्पुलरी स्टमस जंक्शन में होता है। बट अब एनसीईआरटी ने इस चीज को चेंज कर दिया है। ये बात अपने बोर्ड्स में ध्यान रखना कि ये चीज तुमको याद नहीं रखना है। तुमको ये याद नहीं रखना है। क्या याद रखना है? तुमको याद रखना है कि यार अब जो फर्टिलाइजेशन का साइट है जो एनसीईआरटी अब मेंशन करता है वो सिर्फ क्या है? एम्पुला। क्लियर बात है? याद रखो इस चीज को, कभी भी एम्पुलरी स्टमस जंक्शन अब मार के मत आना। क्लियर बात है? आ गया। ओवम रिलीज फ्रॉम द ओवरी आल्सो ट्रांसपोर्टेड, कहां पे जाएगा? एम्पुलरी जंक्शन पे, है ना, वेयर फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। फिर से बोल रहा हूं, जंक्शन नहीं, सिर्फ एम्पुला। क्लियर बात है? आ गया। फर्टिलाइजेशन ओनली टेक्स प्लेस इफ बोथ स्पर्म एंड ओवम रीच एम्पुलरी स्टमस जंक्शन। नाउ एम्पुला जब दोनों कहां पहुंचे? साइमल्टेनियसली, दोनों जब साथ में एम्पुला पे पहुंचेंगे तभी फर्टिलाइजेशन होने का चांसेस ज्यादा होगा। एंड यही चीज यहाँ लिखा है फर्टिलाइजेशन का डेफिनेशन। क्या होता है फर्टिलाइजेशन में? प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ स्पर्म एंड ओवम इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। दोनों के जब मीटिंग होगा, है ना, फिजिकल मीटिंग, क्लियर है, तब उस चीज को क्या बोला जाता है? फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे याद करो, एक्रोजोम याद है? स्पर्म का हेड, ठीक है, स्पर्म के हेड में एक था एक्रोजोम, जो जिसके पास क्या था? एंजाइम्स थे, याद रखो, सीक्रेट्स एंजाइम्स एंड हेल्प्स इन किस चीज में? पेनिट्रेशन इनटू द
ओवम, ओवम में पेनिट्रेट करने में हेल्प करता है। क्लियर है? आगे आओ, क्या होगा अब यहाँ से ओवम में पेनिट्रेट होगा तो सिंपल सा बात है, वंस अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलिसिडा, जोना पेलिसिडा कहाँ पे है? ओवम के बाहर। याद करो, जब ओवम का फॉर्मेशन होता है, ये ओवम हो गया सपोज, तो ओवम के बाहर जो लेयर होता है ना, यहाँ पे एक लेयर का डेवलपमेंट होता है, एंड दिस लेयर इज नथिंग बट जोना पेलिसिडा। जोना पेलिसिडा करता क्या है, पहले इस चीज को समझ जाओ। जोना पेलिसिडा का सिंपल सा काम है कि अगर स्पर्म आ रहा है ना, अगर स्पर्म आ रहा है तो पहली बात कि स्पर्म किसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा? जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट करना पड़ेगा। अब सपोज करो कि कोई एक स्पर्म आया एंड वो जोना पेलिसिडा को पेनिट्रेट कर गया और वो ओवम तक पहुंचा। जोना पेलिसिडा क्या काम करता है कि जैसे ही कोई स्पर्म ओवम के पास एंटर कर गया, वो बाकी स्पर्म्स के एंट्री को क्या कर देता है? रोक देता है, कि कोई दूसरा स्पर्म एंटर ना कर पाए। क्यों? क्योंकि अगर कोई दूसरा स्पर्म एंटर करेगा तो क्या हो जाएगा? पॉलीस्पर्मी हो जाएगा। पॉलीस्पर्मी का मतलब क्या हो गया? मल्टीपल स्पर्म ओवम के कांटेक्ट में आएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। वही चीज यहाँ लिखा है कि वंस अ स्पर्म कम्स इन कांटेक्ट विद जोना पेलिसिडा ऑफ ओवम इंड्यूसेस द चेंज इन द मेम्ब्रेन दैट ब्लॉक द एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म, ताकि कोई और स्पर्म एंटर ना कर पाए। क्लियर है? दैट एंश्योर्स, क्या होगा इससे? मोनोस्पर्मी आएगा। मोनो का मतलब एक, स्पर्म का मतलब स्पर्म, सिंगल एक ही स्पर्म आएगा एंड प्रिवेंट्स, किस चीज को प्रिवेंट कर दिया? पॉलीस्पर्मी, की मल्टीपल स्पर्म्स एंटर ना कर पाए। ठीक है? ओनली वन स्पर्म फर्टिलाइज विद द ओवम, ओवम के साथ सिर्फ एक ही स्पर्म होगा जो फर्टिलाइज कर पाएगा। अब यहां से ध्यान से देखो, एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द ओवम इंड्यूसेस द ओवम टू कंप्लीट इट्स सेकंड मेयोटिक डिवीजन, जो कि मैं तुमको बता के आया था। क्या बोला था? कि सेकेंडरी oocyte तब तक डिवाइड नहीं करेगा जब तक स्पर्म का एंट्री ना हो। तो वही चीज यहाँ हुआ, सेकंड मेयोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी oocyte कंप्लीट होगा। क्यों? क्योंकि अब स्पर्म का एंट्री हो गया। एंड meiosis 2 इज आल्सो अनइक्वल, याद है? अनइक्वल डिवीजन, फर्स्ट पोलर बॉडी देन सेकंड पोलर बॉडी, बस वही चीज है कि meiosis 2 इज आल्सो अनइक्वल साइटोकाइनेसिस रिजल्टिंग इन द प्रोडक्शन ऑफ, क्या होगा? वन लार्ज ओवम, जिसको तुम ओटिड बोल रहे हो, एंड वन स्मॉल, क्या चीज? पोलर बॉडी। ठीक है? तो दो पोलर बॉडी बनते हैं। एक फर्स्ट कब बनता है? प्राइमरी oocyte से जब सेकेंडरी oocyte का फॉर्मेशन होता है तो फर्स्ट पोलर बॉडी, एंड सेकेंडरी oocyte से जब ओवम का फॉर्मेशन होता है तो सेकंड पोलर बॉडी। क्लियर है? आ गया। हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म फ्यूजेस विद द हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऑफ ओवम टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। क्यों भाई? स्पर्म आया, ये भी किस कंडीशन में है? एन, प्लस ओवम आया, ये भी किस कंडीशन में है? एन। तो अब जो जाइगोट बन जाएगा बड़ा सेल, ये किस में बनेगा? 2n में। समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक का बात? तो डिप्लॉइड जाइगोट हो जाएगा। और इसीलिए हम सब भी क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब बने किससे हैं? जाइगोट से ही तो बने हैं। आगे आओ। क्लियर है? ये देखो, ये वो कंडीशन है, ये वो डायग्राम है जो तुमको समझाया जा रहा है। देखो यहाँ पे तुमको क्या दिख रहा है कि ये ओवम है, और ओवम के अराउंड ये जो तुमको लेयर दिख रहा है, ये जो लेयर तुमको दिख रहा है, दिस लेयर इज नथिंग बट जोना पेलिसिडा। क्लियर है? यही है जोना पेलिसिडा। जैसे ही स्पर्म एंटर करता है, ये बाकी स्पर्म्स को रोकने का काम कर देता है कि और कोई स्पर्म एंटर ना कर पाए। क्लियर बात है अभी यहाँ तक का बात? ठीक है? आगे आओ। अब अगला चीज हमको देखना है क्लीवेज। क्लीवेज क्या होता है? क्लीवेज इज नथिंग बट डिवीजन ऑफ जाइगोट। देखो, जाइगोट एक सेल बना, ठीक है? ये 2n कंडीशन में है। अब जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो, हाँ या ना? और एम्ब्रियो से बनना है फीटस। तो ये सब कैसे होगा? सिंपल सा बात है ना, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन। अब याद करो, सेल डिवीजन के फिर से दो तरीके तुमको पढ़ा चुका हूं मैं ऑलरेडी, माइटोसिस और मियोसिस। जब ये जाइगोट था और ये 2n में है, और फीटस जो बनेगा वो भी 2n में ही रहना है। इसका मतलब है कि हमको कोई ऐसा डिवीजन चाहिए जो कि 2n वाले सेल को 2n में ही रखे। और मैं तुमको क्या बताया था? जब प्लॉइडी चेंज ना हो तो उस डिवीजन को हम लोग क्या बोलते हैं? माइटोसिस। तो बस याद रखो कि यहाँ पे कौन सा डिवीजन होगा? माइटोसिस। वही चीज यहाँ लिखा है, देखो, जाइगोट अंडरगोज अ सीरीज ऑफ माइटोटिक सेल डिवीजन दैट इज कॉल्ड क्लीवेज। क्या होगा इससे? तो भाई देखो, सबसे पहले फर्टिलाइज्ड ओवम आया था, जिसको कि तुम क्या बोले? जाइगोट। जाइगोट एक सेल का था, इस एक सेल से डिवीजन होगा, क्या बनेगा? दो सेल, दो सेल से चार सेल, चार सेल से आठ सेल, आठ सेल के बाद आएगा स्टेज कौन सा? मोरूला, याद है? आठ के बाद 8 से 16, 16 से फिर 32 ब्लास्टुला, एंड देन गैस्टुला। ऐसे बनते बनते ये कहाँ पे जाएगा? इम्प्लांटेशन होने के लिए पहुंचता है यूट्रस के पास। अब हम लोग उसी चीज को पढ़ने वाले हैं। यहाँ देखो, बस एक डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा हम लोग इसको स्टडी कर लेते हैं। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखना, ये जो तुमको ए दिख रहा है वही ए यहाँ पर है, जरा यहाँ पे फोकस करना। ठीक है? ये देखो, यहाँ पे ओवम था। ये देखो, यहाँ पे अगर तुम बी पे फोकस करोगे तो ये देखो, तुमको यहाँ पे दिख रहा होगा कि ये कौन आ रहा है? स्पर्म आ रहा है, एंट्री हुआ, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। फर्टिलाइजेशन होने के बाद देखो, ये रहा बी। सी को देखो क्या हुआ है यहाँ पे? ये था एक सेल, ये जाइगोट है। क्यों? फर्टिलाइजेशन हो गया, यहाँ पे जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से क्या होगा? डिवीजन चालू होगा। तो एक सेल से कितने बन गए? दो, दो से कितने? चार, चार से कितने? आठ। तो यहीं से स्टार्ट हो गया तुम्हारा मरूला वाला स्टेज। अब वही चीज तुमको यहाँ दिख रहा है, देखो, ये रहा ई, ये रहा ई। क्लियर? अब ये ई से आएगा एफ, जी, एच। अब देखो, ये कौन सा लेयर है? ये कौन सा लेयर है? क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं हम लोग अभी तक?
यही तो है बेटा आपका एंडोमेट्रियम। क्लियर है कि नहीं? यहीं पे क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। समझ में आ रहा है अभी यहाँ तक का बात? ठीक है, आ जाओ ध्यान से देखते हैं अगला। यहाँ देखना, अब ये क्लीवेज वाले टॉपिक को ही हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। क्लीवेज क्या होता है ये तुमको समझ में आ गया, इसको मैं आगे नहीं लेके जा रहा, बट ध्यान से देखो कि क्लीवेज स्टार्ट कब होगा, तो पढ़ो। क्लीवेज स्टार्ट सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा उसके बाद क्लीवेज स्टार्ट। क्लीवेज का मतलब क्या हो गया, डिवीजन, याद रखना इस चीज को, डिवीजन। क्लियर है, डिवीजन स्टार्ट होगा। डॉटर सेल प्रोड्यूस ड्यूरिंग क्लीवेज आर कॉल्ड, क्या चीज, ब्लास्टोमियर। मतलब देखो, ये तुम्हारा एक सेल था, इसको तुम बोले जाइगोट, एक ही सेल था ना। जब एक सेल से दो सेल बना ना, ये दो सेल तुम्हारे बन गए। ये जो दो सेल बन गए हैं, इन दो सेल्स को अब जब सेल डिवीजन होते जाएगा तो जितने भी नए सेल बनेंगे उन्हीं नए सेल को तुम क्या बोलते हो, ब्लास्टोमियर्स। समझ में आ रहा है? क्यों, अभी दो है, दो से फिर क्या हो जाएंगे, चार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये कुछ इस तरीके से तुम्हारा डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। प्रोडक्ट ऑफ क्लीवेज इज कॉल्ड मोरूला, विच इज कितना सेल का, 8 से 16। अब ध्यान से देखना, यहां से जो अगला स्टेज आएगा ना वो है ब्लास्टोसिस्ट का। ब्लास्टोसिस्ट समझना बहुत जरूरी है, उसके स्ट्रक्चर को समझना बहुत जरूरी है। तो आओ मैं पहले तुमको थोड़ा सा ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर समझा दूं, क्या होगा इस चीज को समझते जाओ। ठीक है, ये 4 सेल था, 4 से फिर तुमको पता ही है कि बहुत सारे सेल का फॉर्मेशन होते जाएगा, 4 से 8 इस तरीके से सेल का फॉर्मेशन होते जाएगा। उस चीज को छोड़ करके बात को समझो, बात को समझना। ठीक है, देखो, जब बहुत सारे सेल बन जाते हैं ना तो कुछ इस तरीके से ये लोग रीअरेंज करके एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखना ध्यान से, समझना इस चीज को। ये ब्लास्टोसिस्ट का स्ट्रक्चर मैं समझा रहा हूँ, किस चीज का स्ट्रक्चर, ब्लास्टोसिस्ट। ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, ये जो बाहर लेयर, एक लेयर बना लेते हैं कवरिंग, एंड देन बाकी जितने भी सेल बचते हैं वो सारे सेल्स इसके अंदर कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं, यूं। क्लियर है, दिमाग में जा रहा है अभी यहाँ तक का बात? तो ये जो बाहर का पूरा एक लेयर बना सेल का, बाहर जो तुमको ये ब्लैक कलर में दिख रहा है, ये इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट, ठीक बात है। और ये जो तुमको रेड कलर में दिख रहा है, ये रेड कलर वाले जितने भी सेल तुमको दिख रहे हैं, ये क्या है, इनको बोला जाता है बेटा इनर सेल मास। ठीक बात है। अब इंपॉर्टेंट क्यों है ये चीज, क्योंकि जितना भी तुम्हारा ऑर्गन या जर्मिनल लेयर्स है, बहुत ध्यान से सुनना बात को, क्या बना है अंदर में, इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या करता है, आगे जाकर के जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स जो हमारे बनते हैं, जर्मिनल लेयर कौन कौन से होते हैं, याद करो यार, 3 लेयर है, क्या है, एक्टोडर्म, एक्टोडर्म है ना, मीजोडर्म, मीजोडर्म, और तीसरा और सबसे लास्ट कौन सा लेयर होता है, एंडोडर्म। यहाँ तक का दिमाग में बात जा रहा है? ये सारे लेयर्स को फॉर्मेशन करने का काम किसका होता है, इनर सेल मास। और आगे जाकर के इन्हीं लेयर से क्या बनता है, हमारे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। तो अब तुम बोलोगे सर इनर सेल मास के बारे में तो आप बता दिए, ट्रोफोब्लास्ट क्या काम करता है? तो ट्रोफोब्लास्ट के बारे में भी थोड़ा समझो। ट्रोफोब्लास्ट क्या करेगा, याद रखना इस चीज के बारे में भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ट्रोफोब्लास्ट क्या करता है, प्लासेंटा का फॉर्मेशन, प्लासेंटा का जो फॉर्मेशन है किसके साथ मिलके, कोरियोनिक विलाई के साथ मिल करके प्लासेंटा बनाएगा। ताकि, क्यों प्लासेंटा क्यों चाहिए, प्लासेंटा चाहिए किस चीज के लिए, न्यूट्रिशन के लिए। किसके, न्यूट्रिशन फॉर फीटस, फीटस के न्यूट्रिशन के लिए चाहिए होता है। क्लियर है, यहाँ तक का बात दिमाग में जा रहा है? ठीक है, अब आ जाओ, अब अगर तुम समझोगे तब तुमको ये चीज समझ में आ जाएगा। क्लियर है, हमको अभी तक क्या समझ में आया कि सर जितने भी सेल डिवीजन होकर के बनेंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लास्टोमियर। एंड देन जो डिवीजन होते जाएगा 8 से 16 सेल वाले स्ट्रक्चर को, इसको हम लोग बोलेंगे मोरूला। एंड देन मोरूला कंटिन्यूज टू डिवाइड एंड ग्रोज एंड ट्रांसफॉर्म इनटू, इसमें ट्रांसफॉर्म हो जाएगा ये ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है यहाँ तक का बात? ठीक है, ब्लास्टोमियर जो बने हैं ब्लास्टोसिस्ट के अंदर, अभी देखो यही चीज जो मैं तुमको अभी पढ़ा के आया, क्या बोल रहा है, अरेंज हो जाएंगे किसमें, एक आउटर लेयर, आउटर लेयर का नाम क्या बताया था, ट्रोफोब्लास्ट, एंड इनर सेल मास अटैच टू ट्रोफोब्लास्ट, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, इनर सेल मास। क्लियर है, यहाँ तक का बात दिमाग में जा रहा है? ठीक है, आगे आना, देखो, ट्रोफोब्लास्ट अटैच टू एंडोमेट्रियम हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ प्लासेंटा, ये भी मैं तुमको अभी बता करके आ गया। इनर सेल मास गेट्स डिफरेंशिएटेड इनटू एम्ब्रियो, कैसे एम्ब्रियो, याद रखना है जर्मिनल लेयर, कौन कौन से, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। क्लियर है, आफ्टर अटैचमेंट टू यूट्राइन सेल डिवाइड रैपिडली एंड कवर द, किसको कवर कर लेगा, ब्लास्टोसिस्ट। इस चीज को तुम ऐसे भी समझ सकते हो, सपोज करो कि जैसे ये तुम्हारा एंडोमेट्रियम है, क्लियर है, यहां से सपोज करो कि ये तुम्हारा आ गया तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट। क्लियर है, जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट जा करके इससे जुड़ेगा, ये इसको चारों तरफ से कुछ इस तरीके से क्या करता है, कवर कर लेता है। और जब ये चारों तरफ से इसको कवर करेगा, यहीं से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है फीटस का। समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि उसके लेयर्स ने कुछ इस तरीके से उसको पकड़ लिया। ठीक है, आ गया, ब्लास्टोसिस्ट जब इसके साथ कंप्लीटली जुड़ जाएगा तो इसी प्रोसेस को क्या बोला जाएगा, इम्प्लांटेशन। क्लियर है, तो ये जो मैं तुमको प्रोसेस बता रहा था, कुछ इस तरीके से जब ये जुड़ेंगे तो इन्हीं को क्या बोल दिया जाता है, इम्प्लांटेशन। क्लियर है, आ गया, देखना अब ये एक बेसिक सा टॉपिक है जो कि बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्या टॉपिक है, सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि तुम बहुत बार पढ़ चुके हो, मैं इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ। क्यों, मेरे ख्याल से तुम सारे को ये चीज आता होगा। कैसे,
मेल्स में क्या होता है हमको पता है, कौन से 2 क्रोमोसोम है, पता है या नहीं? मेल्स में एक्स और वाई, एंड फीमेल में क्या हो जाएगा बेटा, फीमेल में एक्स एक्स। ठीक है, पूरा इसको डिटेल में तुम पढ़ना, लेकिन मैं तुमको शॉर्ट में यहाँ पे समझा देता हूँ, अगर किसी को नहीं आता होगा बहुत ध्यान से देखो। हमारे बॉडी में होते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक बात है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स को हम लोग मेनली कितने भाग में डिवाइड करते हैं, 2 भाग। क्लियर है, कौन कौन से 2? एक होते हैं बेटा ऑटोसोम्स, जो कि कितने होते हैं, 22 पेयर्स। ठीक है, और दूसरे होते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, सेक्स क्रोमोसोम्स। ठीक बात है, ये कितने होते हैं, 1 पेयर। क्लियर है, टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? टोटल क्रोमोसोम होंगे 23 पेयर्स। क्लियर, यहाँ तक का बात दिमाग में चला गया। अब ये जो ऑटोसोम है ये हमारे नॉर्मल बॉडी के फंक्शनिंग, बॉडी के कैरेक्टर्स, जो भी हमारे जेनेटिक कैरेक्टर्स हैं, है ना, उन सारे को डिसाइड करने के लिए कौन है, ऑटोसोम्स। लेकिन सेक्स क्रोमोसोम के अंदर में फिर से वही 2 कंडीशन आ जाएंगे। कौन से 2 कंडीशन, एक्स एक्स। अगर किसी के पास एक्स एक्स है तो ये आगे जाके क्या बनने वाली है, गर्ल। अगर किसी के पास एक्स वाई है तो वो आगे जाके क्या बनने वाला है, बॉय। अब सेम कंडीशन यही होगा। सोचो अब ध्यान से कि सेक्स डिटर्मिनेशन में क्या होगा कि गर्ल के पास या फीमेल के पास तो सिर्फ एक्स ही है। इसका मतलब कि वो गैमेट फॉर्मेशन के समय में सिर्फ क्या दे सकती है, एक्स। सिर्फ क्या दे सकती है, एक्स। लेकिन बॉय या मेल में ऐसा कंडीशन नहीं है। बॉय जब डिवीजन करेगा या जब वो गैमेट बनाएगा तो उसके कंडीशन आते हैं कि या तो वो एक्स देगा या तो वो वाई देगा। अब अगर गर्ल या फीमेल से एक्स और बॉय से एक्स, दोनों एक्स एक्स आ गए तो ये क्या होगा, गर्ल चाइल्ड या फीमेल चाइल्ड, है ना। और अगर गर्ल से एक्स और बॉय से क्या आ गया, वाई, तो इससे क्या बन जाएगा, बॉय चाइल्ड। क्लियर, इसका मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी दोनों का कितना है, 50-50% है कि गर्ल चाइल्ड होगा या बॉय चाइल्ड होगा, दोनों का प्रोबेबिलिटी कितना होता है, 50-50% होता है। बट यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है और केस बेस्ड आ सकता है। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन सपोज करो तुमसे ये पूछ सकता है कि सेक्स इज डिटरमाइंड बाई, कौन डिटरमाइन करता है, तो डिटरमाइंड बाई फादर नॉट मदर। कई बार क्या होता है हमारे सोसाइटी में फीमेल्स को ब्लेम किया जाता है इस चीज के लिए, तो उसके ऊपर तुमको एक केस बेस्ड क्वेश्चन मिल सकता है ना। उस केस बेस्ड क्वेश्चन को तुम अच्छे तरीके से लिखोगे और उस चीज में समझाओगे क्या चीज, सेक्स डिटरमाइंड बाई बॉय। क्यों, क्योंकि उन्हीं के पास एक्स और वाई दोनों है। क्यों, गर्ल्स के पास क्या है, सिर्फ एक्स एक्स है। क्लियर बात है यहाँ तक का, आगे आ जाओ अगले टॉपिक में, ध्यान से देखना। अब मेरे ख्याल से तुम यहाँ से इसको रीड कर लोगे, इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। क्लियर, आगे आओ ध्यान से देखो। अगला चीज जो हमको पढ़ना है वो है प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ठीक है, प्रेगनेंसी और एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को बहुत ध्यान से देखो। क्या बोल रहा है, इम्प्लांटेशन के बाद क्या होगा, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अपीयर ऑन द ट्रोफोब्लास्ट कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको, कोरियोनिक विलाई। अभी समझाया था मैं, क्या समझाया था, ये सपोज करो तुम्हारा एंडोमेट्रियम है, कुछ इस तरीके से तुम्हारा ब्लास्टोसिस्ट आया, ब्लास्टोसिस्ट का बाहरी लेयर कौन सा था, ट्रोफोब्लास्ट। अब ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इसको कवर करेंगे और ट्रोफोब्लास्ट के साथ मिल करके, ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर का नाम क्या बताया, कोरियोनिक विलाई। ये कोरियोनिक विलाई इसके साथ मिल करके क्या करेंगे, इम्प्लांटेशन करवाए, और इम्प्लांटेशन करने के बाद यही कोरियोनिक विलाई, देखो ध्यान से, कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाई यूट्रस का टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड, क्या बनाएंगे ये लोग मिल करके एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, देखना ध्यान से। टेम्पररी एसोसिएशन बिटवीन द फीटस टिश्यू दैट इज कोरियोनिक विलाई, मैटरनल टिश्यू एंड यूट्राइन एंडोमेट्रियम, मिलके क्या बनाएंगे ये लोग, प्लासेंटा। सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है, क्यों, विदाउट प्लासेंटा फीटस का डेवलपमेंट नहीं हो सकता। तो देखते हैं प्लासेंटा के बारे में, देखो अब बहुत ध्यान से, क्यों, फिर से बोल रहा हूँ मैं, यहाँ से ये जो तुमको मिल रहा है 3 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल, है ना, जो कि तुमको पढ़ा दिया गया, विथ डायग्राम तुमको याद करना है। सेम वही चीज यहाँ पे प्लासेंटा के साथ है, 3 मार्क्स में तुमको ये आना ही आना है पक्का। देखो, embryo connected to the placenta by umbilical cord which transport substance and to and from the embryo, मतलब एम्ब्रियो के पास भी भेजेगा और एम्ब्रियो से वापस भी लेके आएगा। एम्ब्रियो के पास क्या भेजेगा, न्यूट्रिशन, जो भी उसको न्यूट्रिशन चाहिए वो उसके पास भेजेगा, और क्या वापस लेके आएगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। देखो हम लोग खाना खा रहे हैं तो हम लोगों में क्या होता है, एक्सक्रीशन भी होता है। सिमिलरली जो फीटस है वो भी जब कुछ न्यूट्रिशन लेगा तो उसमें भी क्या होगा, एक्सक्रीशन होगा। सेम चीज को तुमको यहाँ पे समझा रहा हूँ। क्लियर बात है यहाँ तक, आ गया। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्यों, रेस्पिरेशन जरूरी है ना, उसको भी तो ब्रीदिंग के लिए ऑक्सीजन चाहिए। एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम मदर टू एम्ब्रियो। क्लियर यहाँ तक का बात। रिमूव CO2 एंड वेस्ट मटेरियल, अभी यही चीज तुमको समझा रहा था, वेस्ट मटेरियल जो उसका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उसको बाहर निकालना है। क्लियर है। अब ये है बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बाकी लोग मिस कर देते हैं, क्यों, ये 3 पॉइंट सबको आता है, ये 3 पॉइंट सब लिख रहे हैं। तुम अलग क्या लिखोगे, अलग लिखोगे एंडोक्राइन फंक्शंस। एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन क्या होता है, एक्सोक्राइन उस हिस्से को बोलते हैं जो एंजाइम सिक्रेट करता है, एंडोक्राइन उस हिस्से को बोलते हैं जो हार्मोन सिक्रेट करता है। तो वही चीज यहाँ पे है, एक्ट्स ऑन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर काम करेगा एंड प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा, सेवरल हार्मोन्स। कौन कौन से हार्मोन काम करेगा, तो देखो सबसे पहला है HCG, HCG क्या है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन। क्लियर है। दूसरा है HPL, ह्यूमन प्लासेंटल लैक्टोजन, देख लो
इंपॉर्टेंट है। अगला एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ये है काम का चीज रिलैक्सिन, ठीक है। अब ध्यान से देखो, रिलैक्सिन इज प्रोड्यूस्ड बाय ओवरी, देखो ध्यान से, रिलैक्सिन प्रोड्यूस फ्रॉम ओवरी इन द लेटर स्टेजेस ऑफ प्रेगनेंसी। याद रखना है, कई लोग रिलैक्सिन में प्लासेंटा मार दे रहे हैं, गलत है ना। रिलैक्सिन इज सिक्रेटेड बाय ओवरी, क्लियर है, याद रखना इस चीज को। आगे आओ, ये तुमको डेवलपमेंट का स्टेज दिख रहा है, क्लियर है। अगर तुम बहुत ध्यान से इसको देखोगे, स्टडी करोगे तो तुमको एकदम इजी है, ये एकदम इजी। देखो क्या दिखा रहा है यहाँ पर, तुमको दिख रहा है मदर्स ब्लड, मदर्स ब्लड से ही तो न्यूट्रिशन जाएगा फीटस के पास, यहाँ पे आया ना। तो फीटस के पास इसको पहुंचाने के लिए कौन है, यहाँ से देखो मदर्स ब्लड, यू अम्बिलिकल कॉर्ड, और यहाँ पे मदर्स ब्लड कनेक्टेड है किसके साथ, एम्ब्रियोनिक ब्लड, क्लियर बात है। जो भी माँ के ब्लड से न्यूट्रिशन जाना होगा वो सब इस तरीके से बच्चे के पास पहुंचेगा। और जाने के लिए तो न्यूट्रिएंट, एंटीबॉडी, ऑक्सीजन हुआ, वापस क्या आएगा, तो क्या सिखाया था, यूरिया, वाटर, CO2, समझ में आ रहा है, जो वेस्ट है, क्लियर। आगे आओ, अब हम लोग पढ़ते हैं एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमको क्या पढ़ना है कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता कैसे कैसे है, किस मंथ में क्या डेवलप हुआ, है ना। कई बार ये क्वेश्चन आ जाएगा कि हार्ट कौन से मंथ में डेवलप हुआ, क्लियर है ना। स्किन पे हेयर्स कौन से मंथ में आने चालू हो गए, गोनैड्स का डेवलपमेंट कब हुआ, तुमसे ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है, किसमें, MCQ में। तो पढ़ो अच्छे से, क्या बोल रहा है, आफ्टर इम्प्लांटेशन द इनर सेल मास ऑफ ब्लास्टोसिस्ट डिफरेंशिएट इनटू, किसमें डिफरेंशिएट हुआ था, याद है, अभी बता के आए ये तीनों चीज। आउटर लेयर बनता है एक्टोडर्म, और इनर लेयर बनता है एंडोडर्म। एक्टो और एंडो के बीच में एक और लेयर है, कौन सा लेयर है, मेसोडर्म। पढ़ो, मेसोडर्म इज डिफरेंशिएटेड इन बिटवीन एक्टो एंड एंडो, क्लियर। इनर सेल मास दस कॉल्ड, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। अब अगर तुमको याद होगा मेरा ऑफलाइन का क्लास, तो ऑफलाइन के क्लास में मैं बहुत अच्छे तरीके से तुमको स्टेम सेल थेरेपी के बारे में बताया था। मैं तुमको बताया था कि स्टेम सेल का यूज करके हम लोग अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं। अगर हम लोगों को कोई ऑर्गन अब मान लो कि कट गया या कोई डैमेज हुआ, एक्सीडेंट हुआ, तो उसके बाद हम लोगों का ऑर्गन रीजनरेट तो नहीं होता, क्यों, क्योंकि हम ह्यूमंस हैं, हमारे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। बट अगर किसी इंसान ने अपने स्टेम सेल को स्टोर किया है, तो वो इंसान इजीली क्या कर सकता है, अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट करवा सकता है, क्लियर है। देखो, हैविंग पोटेंसी टू प्रोड्यूस ऑल टाइप ऑफ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन बाय डिफरेंशिएशन, याद रखना स्टेम सेल कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है। आगे आओ, अगला जो टॉपिक है वही जो मैं तुमको पढ़ाया था, क्या चीज, ऑर्गेनोजेनेसिस। अभी मैं तुमको बता रहा हूँ कि 9 मंथ का जो प्रेगनेंसी है उसमें कौन से मंथ में क्या क्या चीज डेवलप होता है। ये MCQ में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान से देखो। फर्स्ट चीज है, क्या होता है ऑर्गेनोजेनेसिस, अगर पूछ दिया जाए तो सिंपल सा बात है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स इन एम्ब्रियो इज कॉल्ड ऑर्गेनोजेनेसिस। कब तक चलेगा, कितना टाइम लगता है इसके लिए, तो 9 मंथ कंप्लीट ग्रोथ के लिए, है ना। एंड आफ्टर 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी हार्ट इज फॉर्म। याद रखो, पहला क्वेश्चन क्लियर, हार्ट कब बन जाएगा, फर्स्ट मंथ में। देन सेकंड मंथ में क्या कंप्लीट होगा, तो फीटस डेवलप होगा, लिम्स, डिजिट्स, ये सारी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 12 वीक्स, 12 वीक्स मतलब कितने मंथ, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, फर्स्ट ट्राइमेस्टर मतलब 3 मंथ हो गए, समझ में आ रहा है ना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गन सिस्टम इज फॉर्म्ड, मेजॉरिटी ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं, जैसे कि लिम्स हो गया, एक्सटर्नल जेनिटेलिया जो हो गया, ये सारी चीज डेवलप हो जाते हैं मेजॉरिटी कब तक, थर्ड मंथ तक। एंड फर्स्ट मूवमेंट ऑफ फीटस एंड अपीयरेंस ऑफ हेयर्स ऑब्जर्व्ड इन 5th मंथ, यही मैं अभी क्वेश्चन दिया था, कौन सा क्वेश्चन, हेयर्स, याद रखना, कई बार इसके ऊपर क्वेश्चन आ चुका है, तुम छोड़ सकते हो, ध्यान दो, ठीक है। बाय द एंड ऑफ 24th वीक, 24th मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर, मतलब 6 महीने हो गए, ठीक बात है। द बॉडी इज कवर्ड विथ फाइन हेयर्स, आईलिड्स सेपरेट एंड आईलैशेस आर फॉर्म्ड। एंड बाय द 9th मंथ जब आएगा, बॉडी इज रेडी, है ना, किस चीज के लिए, फॉर डिलीवरी, ठीक है। यहाँ तक का बात अभी दिमाग में गया, आगे आ जाओ। यही चीज तुमको दिखा रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, क्लियर है। अब यहाँ पे एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है एमनियोटिक फ्लूइड। क्यों एमनियोटिक फ्लूइड में बात कर रहा हूँ, क्योंकि याद करो इसके अगले चैप्टर में तुमको काम आएगा क्या चीज, एमनियोटिक फ्लूइड। क्यों, याद है, एमनियोसेंटेसिस प्रोसेस यूज फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन, जो कि बैन है, नहीं करना है, किस चीज से किया जाता है, इसी एमनियोटिक फ्लूइड से किया जाता है, क्लियर। आगे आओ, ठीक है, देखना। अब अगला जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या टॉपिक है, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। बहुत छोटे 2 टॉपिक्स बचे हुए हैं, लास्ट टॉपिक्स है, ध्यान से पढ़ो, खत्म होने वाला चैप्टर्स है ना, तो ध्यान से देखो। पार्चुरेशन और लैक्टेशन के बारे में सबसे पहले, व्हाट इज पार्चुरेशन, पार्चुरेशन इज द एक्सपेल, जो बॉडी, जो बेबी डेवलप हो रहा है उसको बॉडी से एक्सपेल करने के प्रोसेस को ही क्या बोला जाता है, पार्चुरेशन। तो पढ़ो क्या बोल रहा है, पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी इज कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड, कितने टाइम का हुआ था, 9 मंथ। इजेक्शन, एक्सपल्सन, अभी बोला यही वर्ड, एक्सपेल करना, बॉडी से बाहर निकलना, तो इजेक्शन और एक्सपल्सन ऑफ डिलीवरी ऑफ फीटस इज कॉल्ड, क्या बोला जाएगा, पार्चुरेशन। पार्चुरेशन इज ड्यू टू विग्रस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्राइन मायोमेट्रियम, याद रखना, मायोमेट्रियम याद है या भूल गए, मायोमेट्रियम वाज द मिडिल लेयर, जो मिडिल लेयर था यूट्रस का वो कौन सा था, मायोमेट्रियम।
सबसे अंदर वाला कौन सा था, एंडोमेट्रियम। इम्प्लांटेशन किस पे हुआ, एंडोमेट्रियम। कॉन्ट्रैक्शन किसका होगा, मायोमेट्रियम। याद रखो ये सब चीज डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अब होता कैसे है, कैसे स्टार्ट हुआ, तो उस चीज को देखो, बहुत सिंपल है। सिग्नल ऑफ पार्चुरेशन इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहां से ओरिजिनेट होगा, फुल्ली डेवलप फीटस। जब फीटस पूरी पूरी तरीके से डेवलप होगा वो खुद सिग्नल भेजना चालू करेगा। किस तरीके से सिग्नल भेजेगा, वो कोई बोल तो सकता नहीं है, तो कैसे करेगा, प्लासेंटा विच इंड्यूसेस क्या होगा, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा एंड देन यूट्रस, इसी चीज, ये जो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है इसी चीज को बोला जाता है फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। क्लियर बात है, उसी समय में पेन स्टार्ट होगा। क्लियर है। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ, किस चीज का रिलीज को, ऑक्सीटोसिन। क्यों, ऑक्सीटोसिन क्या है, एक हार्मोन है जिसका बहुत ज्यादा जरूरत होता है फॉर कॉन्ट्रैक्शन। जब डिलीवरी होना होता है और अगर फीमेल के बॉडी में ऑक्सीटोसिन का अमाउंट कम है तो डॉक्टर उनको इंजेक्शन भी देता है ऑक्सीटोसिन का, ताकि कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा हो। जब तक कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा तब तक वो फीटस, वो बच्चा जो डेवलप हो रहा है वो बॉडी से बाहर नहीं आएगा। क्लियर है। तो याद रखना, और याद रखो कि ये ऑक्सीटोसिन किसका हार्मोन है, तो याद रखना ये पिट्यूटरी से रिलीज हुआ है, कोई ओवरी से नहीं। क्लियर है, याद रखो इसको, ठीक है। ऑक्सीटोसिन क्या करेगा, इंड्यूसेस स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस एंडोमेट्रियम, ठीक है। स्टिमुलेटरी रिफ्लेक्स कंटिन्यूस, स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा, रिजल्ट्स इन एक्सपल्सन, बॉडी से बाहर आएगा, ठीक है। आफ्टर डिलीवरी द प्लासेंटा इज आल्सो एक्सपेल्ड आउट ऑफ द यूट्रस। कई जगह में लिख दिया भाई प्लासेंटा कट हो रहा है, अरे प्लासेंटा कट नहीं, कट किसको किया जाएगा, बच्चे को अलग करने के लिए कट किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड। क्लियर है, याद रखना इस चीज को। आगे आओ, लास्ट चीज है बाबू, लैक्टेशन, लास्ट टॉपिक। क्लियर। क्यों है भाई लैक्टेशन, क्यों जरूरी है, भाई जो बच्चा पैदा हुआ है वो बच्चा खुद से तो खा पी नहीं सकता, है ना। इतना तो है नहीं कि भाई सिल्वर स्पून लेके पैदा हुआ मैं ही खाऊंगा बस, ऐसा तो है नहीं। तो भाई क्या होगा, लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब उसको, जो भी फीटस को, जो बच्चा पैदा हुआ है उसको इनिशियल जितना भी न्यूट्रिशन प्रोवाइड होगा वो कहाँ से प्रोवाइड होगा, माँ से, है ना। पहले भी माँ से ही जा रहा था, याद है, प्लासेंटा के थ्रू। कैसे, जितना भी मदर्स ब्लड से न्यूट्रिशन होकर के कहाँ जाता था, फीटस के पास। सेम चीज अभी यहाँ होगा, बट अब बच्चा बॉडी के बाहर है तो यहाँ से क्या स्टार्ट होगा, मेमोरी ग्लैंड। याद है मेमोरी ग्लैंड, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स में कल पूरा स्ट्रक्चर इसका पढ़े थे। मेमोरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल इज मोर डिफरेंशिएटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय में डिफरेंशिएट होगा एंड मिल्क का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। मेमोरी ग्लैंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी, है ना। प्रोसेस ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इन मेमोरी ग्लैंड इज कॉल्ड लैक्टेशन। मिल्क फॉर्मेशन जो स्टार्ट हुआ इसी चीज को क्या बोला जाता है, लैक्टेशन। एंड मिल्क प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इनिशियल डेज ऑफ लैक्टेशन इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। और कोलेस्ट्रम इंपॉर्टेंट है, क्यों, एंटीबॉडीज। कौन कौन से एंटीबॉडीज होते हैं, कमेंट करना है इसी वीडियो के नीचे। क्लियर है, आ जाओ ध्यान से देखो, लास्ट लाइन क्या बोल रहा है, वही चीज जो मैं भी बताया। कोलेस्ट्रम कंटेन्स सेवरल एंटीबॉडीज विच प्रोवाइड इम्यूनिटी टू द न्यूबॉर्न बेबी। जो नया बच्चा अभी पैदा हुआ है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है। क्लियर है। आज का ये वीडियो मैं रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डाल रहा हूँ और आगे के सभी वीडियोज में क्या करूंगा, रिकॉर्डेड फॉर्मेट में डालूंगा। क्लियर है। तुम लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट है कि बेटा जैसे मेरे को ऑफलाइन में सपोर्ट किए हो वैसे ही मेरे को ऑनलाइन में भी सपोर्ट करो। कोशिश करो कि ये चैनल को अपने सारे दोस्तों तक भेजो ताकि उनका भी हेल्प हो, उनको भी एग्जाम जो नजदीक आ रहा है उसके लिए उनको भी फायदा मिले, है ना। कि हम लोग सिलेबस को जितना कवर करते जा रहे हैं उनका भी कवर हो जाएगा। एक वन शॉट टाइप का लेक्चर है कि सिंपल सा एक बार में आप जल्दी जल्दी सारे टॉपिक्स को क्या कर लो, रिवीजन कर लो। एक बात और है कि हम लोग एग्जाम होने के समय में थोड़े टाइम पहले, 1 या 2 दिन पहले, है ना, हम लोग क्या करना चालू कर देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चालू कर देंगे। ठीक है, पहले उससे पहले तुम लोगों को क्या करना है, सारे टॉपिक्स को रिवीजन करना है। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, है ना। सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। क्लियर, डन।